हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 50 रिपीटेड एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 2 के बारे में भी। पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को जो था डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है वो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब गाइज, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इन्हीं रिपीटेड एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों को ये समझ आने वाला है कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से रेपिटेटिवली जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जा रहे हैं भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए, तो आप लोग एडुटैप के द्वारा ये जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जैसे बैंकर कैप्सूल कोर्स, टेस्ट सीरीज और सुपर क्रैश कोर्स भी। अब इन कोर्सेज के बारे में क्या कुछ ऑफरिंग्स की जा रही हैं आप लोगों को, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। Till then, we will be continuing our discussion with question number 1, guys. So, question number 1 है आप लोगों के सामने. Which of the following statements are correct about profitability? Your options are: profitability is an absolute term, profitability is a relative term with respect to investment, both A and B, या फिर none of the above, guys. So what should be the right answer here भी? The right answer will be option number B, that is जो profitability है वो क्या है, एक relative term है with respect to the investment, guys. अब देखिए, जो profit और profitability है, इन दोनों ही टर्म्स को हम लोग जो है वो इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं गाइस, ठीक है, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब देखिए, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट विल बी अ एब्सोल्यूट नंबर, जैसे बोलते हैं ना 10% प्रॉफिट हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया, 90% प्रॉफिट हो गया, सो इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर भी। और प्रॉफिट हम लोग जो कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं, जो भी हमारी टोटल सेल्स रहती है या फिर जो रेवेन्यू रहता है उसमें से जब एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा उसी को क्या बोल देंगे, प्रॉफिट बोल देंगे हम लोग भी। अब अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेटिव टर्म है गाइस, जहां पे हम लोग एक्चुअल के अंदर जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट कर पाते हैं भी। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, इसने 100 रुपीज़ इसका टोटल सेल्स था, 50 रुपये खर्चा किया, 50 रुपये प्रॉफिट बना लिया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी 50 रुपये प्रॉफिट बना लिया बाय जस्ट हैविंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 30 रुपीज़, और जो टोटल सेल्स थी वो 80 रुपये की थी। अब यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो विच इज़ मोर एफिशिएंट भी, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि इसने 30 रुपये खर्च करके भी 50 रुपये प्रॉफिट बना लिए, और इसने 50 रुपये खर्च किए, ठीक है, 100 रुपये इसकी इनकम थी या फिर टोटल सेल्स थी, फिर भी ये 50 रुपये ही बना पाई। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर एफिशिएंट, ऑर्गेनाइजेशन बी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल में हम लोगों को जो एफिशिएंसी निकालने में हेल्प करती है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्चुअली अ रेशियो एंड जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज एन एब्सोल्यूट टर्म। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट टर्म, नहीं भी, प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट टर्म गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली फॉलो विच प्रोसेस मॉडल। अब हम लोगों को अलग अलग तरह के जो प्रोसेस मॉडल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब इनमें से कौन सा मॉडल जो हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जनरली यूज किया जाता है? योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, या फिर 1 ओनली गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है? 1 ओनली, दैट इज हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब देखिए भाई, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर क्या होता है कि अलग अलग डेटा सेट का यूज किया जाता है फॉर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर क्या होता है कि एक कॉमन डेटा सेट का यूज किया जाएगा फॉर डिजाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस। नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होगा, तो जब भी प्रीडोमिनेंटली वर्ड जुड़ जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के साथ में चाहे वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के साथ में, ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ड जुड़ेगा विद हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई अगर एक बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे तो अलग अलग डेटा सेट का ही यूज़ किया जा रहा है, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो हम लोग जो है अगर कॉमन डेटा सेट का यूज़ कर ले रहे हैं तो उसको बोल देंगे प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसी तरह से प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या हो जाएगा, जहाँ पे वैसे तो हम लोग एक कॉमन डेटा सेट का ही यूज़ करेंगे, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो वी विल बी यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसको बोल देंगे प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी। तो आई होप ये चारों मॉडल्स आप लोगों को क्लियर हैं। और यहाँ पे पूछा गया था पब्लिक सेक्टर बैंक जनरली कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल उनके द्वारा फॉलो किया जाता है। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो फॉलो किया जाता है बाय द प्राइवेट बैंक्स, पर्टिकुलरली न्यू एज प्राइवेट बैंक्स गाइस, ठीक है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन एनईएफटी ट्रांजेक्शन। अब एनईएफटी ट्रांजेक्शन के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं? सो 4, 3, 5 या फिर 2 parties are involved. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 5 parties are involved. अब देखिए एनईएफटी का मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर गाइस। कौन कौन सी वो 5 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं? तो सेंडर, रिसीवर, सेंडिंग बैंक, रिसीवर बैंक, ठीक है। इसके अलावा एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर गाइस। सो दीज आर दी 5 पार्टीज इन्वॉल्व। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि एनईएफटी के थ्रू जब भी ट्रांजैक्शन की जाती है तो वहां पे बैचेज के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस को सेटल करवाया जाता है। यहाँ पे हाफ आर्ली बैचेज 48 हाफ आर्ली बैचेज हर दिन बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं और 24/7 मैनर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है उनको सेटल करवाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं रखी गई है फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग द एनईएफटी गाइस। तो ये सभी फैक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं आप लोगों को भी। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आईडीआरबीटी, एनपीसीआई, इफ्टाज या फिर एसएफएमएस। अब देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच जिसको हम लोग एनएफएस भी बोल देते हैं गाइस, सो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आईडीआरबीटी भी। अब देखिए आईडीआरबीटी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो आईडीआरबीटी है, इस आईडीआरबीटी के द्वारा अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने, जैसे इन्फिनेट, ठीक है। इसके अलावा एसएफएमएस, एनएफएस और आईबीसीसी भी। तो ये अलग अलग तरह की जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज थी वो इवॉल्व की गई बाय द आईडीआरबीटी। अब यहाँ पे इन्फिनेट क्या है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसके थ्रू एक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एसएफएमएस क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जिसके थ्रू सिक्योर मैसेजिंग की जा सकती है। एनएफएस क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच का यूज करके आप लोग आज की डेट में एसबीआई की डेबिट कार्ड के थ्रू पीएनबी की एटीएम मशीन के ऊपर जाकर के जो है ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं अभी। सिमिलरली आईबीसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड भी। तो ये चारों सर्विसेज इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने। इसके अलावा आईडीआरबीटी ने जो था वो इफ्टाज को भी प्रमोट किया था गाइस, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने भी, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज if the principal amount or interest payment is overdue for a period of 30 days, the account will be categorized as SMA 0, SMA 1, SMA 2 या फिर SMA 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 की कैटेगरी में इसको डाल दिया जाएगा। अब देखिए जब भी लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक बैंक के द्वारा, तो उस लोन को जो रीपे करना पड़ता है एक बोरोवर को। जिस इंडिविजुअल ने जो लोन है वो बोरो किया है उसको रीपे भी करना है। अब जो अमाउंट है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है, चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट है इस लोन का, या फिर कोई और तरह का अमाउंट है, कोई सर्विस चार्जेस वगैरह है, कोई भी अमाउंट अगर ओवरड्यू रहता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज, तो उसको हम लोग SMA 0 कैटेगरी में डाल देंगे। अगर वो अमाउंट ओवरड्यू रहता है फ्रॉम 31 to 60 डेज, SMA 1 कैटेगरी में डाल देंगे। अगर वो अमाउंट ओवरड्यू रहता है फ्रॉम 61 to 90 डेज, तो उसको हम लोग SMA 2 कैटेगरी में डाल देंगे भी। और अगर 90 दिन से ज़्यादा कोई अमाउंट ओवरड्यू रहता है तो फिर उसको हम लोग जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA कैटेगरी का पार्ट मान लेते हैं गाइस। सो यहाँ पे 30 डेज के लिए ओवरड्यू है अमाउंट, तो उसको किस में रखेंगे? SMA 0 की कैटेगरी में रखेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन A will be the right one here भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। अब देखिए कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के अंदर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी रखी गई है ये पूछा जा रहा है। योर ऑप्शंस आर 10,000, 1,000, 5,000 या फिर 2,000 rupees. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 5,000 rupees जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है इन केस ऑफ कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। अब कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप लोगों को अपने कार्ड को जो है वो स्वाइप नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू वेव और टैप दैट कार्ड गाइज। कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के अंदर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sarfazi Act can be initiated only if loan account is classified as NPA backed by the security, outstanding dues are 20% or above of the principal and interest amount, outstanding in the account including interest accrued is more than rupees 1 lakh, या फिर all of the above. What should be the right answer? The right answer will be option number D. अब देखिए गाइस सारफेजी एक्ट की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सो सारफेजी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड
सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया गाइस, ठीक है। तो इस एक्ट को 2002 के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाता है, ठीक है। क्यों इस एक्ट को लाया गया? सो दैट जो रिकवरी प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्पीडी और एफिशिएंट बनाया जा सके। अब सरफेजी एक्ट के थ्रू अगर रिकवरी करनी है तो जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होना चाहिए, और जब वो लोन दिया गया था उस लोन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है बैंक ने ली होनी चाहिए, तभी सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जा सकेगा। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो 20% या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट अमाउंट है इन दोनों का मिला करके जो अमाउंट बनता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिला करके 100 रुपीज़ है, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 20 रुपी, मतलब जो ड्यूज़ हैं वो 20 आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो 20 रुपीज़ या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे 100 रुपये जो है टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, और अगर 80 रुपये की पेमेंट कर दी गई है या फिर 85 रुपीज़ की पेमेंट कर दी गई है तो कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया? 15 रुपये रह गया। तो फिर यहाँ पे जो है वो सरफेजी एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा गाइज। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एक्रूड इज मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को मिला करके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो रहा है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए भी, तभी सरफेजी एक्ट को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स। अब देखिए मॉरेटोरियम पीरियड व्हीकल लोन के केस में कितना रहता है? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या फिर नो मॉरेटोरियम इज अलाउड गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए भाई व्हीकल लोन के केस में कोई भी मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर नहीं किया जाता है। अब ये मॉरेटोरियम पीरियड होता क्या है एक्चुअल में? तो मॉरेटोरियम पीरियड को हम लोग हॉलीडे पीरियड या फिर रिलैक्सेशन पीरियड भी बोल देते हैं गाइज। इस हॉलीडे या फिर रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर जो इंडिविजुअल बोरोअर है उसको या तो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट नहीं करनी है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट की नहीं करनी है या फिर दोनों ही अमाउंट्स की नहीं करनी है गाइज, ठीक है। ये डिपेंड करता है लोन टू लोन एंड बैंक टू बैंक। तो व्हीकल लोन के केस में कोई भी मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर नहीं किया जाता है। जबकि एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन लोन के केस में कोर्स पीरियड, ठीक है, प्लस 1 ईयर इज द मॉरेटोरियम पीरियड गाइस। कोर्स पीरियड मतलब जैसे एमबीए करने के लिए अगर लोन ले रहा है तो 2 साल की एमबीए है प्लस 1 ईयर, तो टोटल 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा एजुकेशन लोन के केस में। ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात को भी। नेक्स्ट इज कस्टमर्स विद इनकम बिटवीन ₹2 लाख per annum to 10 lakh per annum are part of which customer segment? mass affluent, super affluent, mass market या फिर high net worth guys. What should be the right answer here भी? The right answer will be option number C, that is mass market customer segment. अब देखिए कस्टमर्स को उनकी इनकम के बेसिस के ऊपर जो डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सेगमेंट्स के अंदर। तो ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम के बीच में है उनको मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। जिनकी इनकम 10 से 50 लाख रुपए पर एनम के बीच में है उनको मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। जिनकी इनकम 50 से 400 लाख रुपए पर एनम के बीच में है उनको सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे। जिनकी इनकम 400 से 4000 लाख पर एनम के बीच में है उनको हम लोग जो हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे। तो इस तरह से कस्टमर्स को उनकी इनकम एनुअल इनकम के बेसिस के ऊपर जो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ध्यान रखने आप लोगों ने ये। After that, next question is Mr. Suresh buys an insurance plan where he receives a certain amount every 5 years. He is also assured that in case of his untimely death, the full sum assured will be paid to his family. What type of policy has Mr. Suresh likely purchased? Endowment policy, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी या फिर पेंशन प्लान? व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनी बैक पॉलिसी। अब देखिए गाइज एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर जो इंडिविजुअल रहता है जिसके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई होती है उसको जो एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिसी गाइज, ठीक है। और अगर बीच में किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस आती है तब उसको जो है वो पीरियोडिक पे आउट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। या फिर उसकी अगर डेथ हो जाती है तब भी उसको जो है वो एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? जहाँ पे जब टर्म कंप्लीट होगा तो कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आप लोगों को दिया जाएगा, बट हाँ जैसे अगर 20 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस करवाया है, 20 साल के ड्यूरेशन के बीच में आपकी डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, उसको उस टाइम के ऊपर उसकी फैमिली को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट
पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट द टैक्स बेनिफिट्स। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, जहां पे आप लोगों को एक पीरियोडिक पे आउट जो प्रोवाइड किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट एवरी 5 ईयर्स, तो एक रेगुलर अमाउंट जो पे किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, और अगर उसकी बीच में अनटाइमली डेथ हो जाती है तो एक फुल समय इंश्योर्ड भी उसकी फैमिली को जो प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो दिस इज एन मनी बैक पॉलिसी। अब एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों ही मतलब जो एंडोमेंट पॉलिसी है वहाँ पे जो पीरियोडिक पे आउट है वो तभी दिया जाएगा अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है, जबकि मनी बैक पॉलिसी के अंदर पीरियोडिक पे आउट्स आर गिवन टू द कस्टमर्स रेगुलरली गाइस, ठीक है। सो दिस इज मनी बैक पॉलिसी। और जो पेंशन प्लान है ये डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि आफ्टर रिटायरमेंट अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं गाइस, तो उनके लिए पेंशन प्लान लाए जाते हैं। After that, next question is Mr. Arjun is a self-employed architect who earned 15 lakh during the financial year from his professional services. He also received rupees 1 lakh as a partner's salary from a firm. Under which head will Mr. Arjun's total income be taxed? ठीक है, तो हम लोगों को 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे कौन से हेड ऑफ इनकम के अंदर अर्जुन की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? कैपिटल गेन्स, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर profit and gain from business or profession guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is income from other sources. नहीं भी, यहाँ पे the right answer will be option number D guys. One second, just let me recorrect it for you guys. The right answer here will be option number D. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिस्टर अर्जुन जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट है जो कि अर्न करता है 15 लाख रुपए फ्रॉम हिज प्रोफेशनल सर्विस। सो यहाँ पे हम लोग इसको इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन इस पर्टिकुलर हेड के अंदर कंसीडर करेंगे, और उसको पार्टनर्स सैलरी भी एक फर्म के थ्रू जो रिसीव हो रही है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। अब इनकम हम लोगों को देखिए टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने के लिए मिलते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा एक हेड होता है। दूसरा हेड हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे रेंटल इनकम जो आएगी एक हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको हम लोग पार्ट मान लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जब भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो अमाउंट आएगा तो उस अमाउंट को जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो सभी सोर्सेज आ जाएंगे जो कि इंक्लूड नहीं होते इन रिमेनिंग 4 हेड्स के अंदर। जैसे आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्ट के थ्रू इनकम होती है एफडी के अंदर, ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉटरी जीतते हैं आप लोग, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हम लोगों को टोटल देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान रखने आप लोगों ने, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड डज नॉट अर्न्स इंटरेस्ट। सो कौन से बॉन्ड्स के केस में जो हम लोग जो है वो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखिए भाई जीरो कूपन बॉन्ड के केस में हम लोग जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम नहीं अर्न कर पाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड के बीच में, वहीं से इनकम जो हो जनरेट कर पाते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के थ्रू एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के थ्रू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो वेरी करता है विद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो कि इशू किए जाते हैं फॉर प्रमोटिंग द कंजप्शन, फॉर प्रमोटिंग द स्टोरेज ऑफ गोल्ड इन डिजिटाइज्ड फॉर्मेट गाइज। सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि जो भी इनकम अर्न होती है वहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन नेचर। बट अगर सोवरन गोल्ड बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखा जाता है, जो कि 8 साल की इनकी टोटल मेच्योरिटी पीरियड रहता है, 8 साल के बाद अगर इनको जो है वो बेचा जाता है या फिर बेचा जाता है, उस केस में आप लोगों के ऊपर जो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स जो है एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अभी। सो ये ध्यान रखना है सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी गाइस। नेक्स्ट इज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना व्हाट इज द मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड फॉर अ हाउस एलिजिबल फॉर
क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए। यहाँ से लगभग हर बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने कारपेट एरिया के अंदर ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं ये घर बना सकते हैं अभी। तो 30 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर या फिर 150 स्क्वायर मीटर। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं वो अपना घर बना सकते हैं अभी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन इंडिविजुअल्स आएंगे जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है गाइज। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज an account is formally classified as inoperative based on which of the following criteria। तो एक अकाउंट को inoperative कब बोला जाएगा भी? The account maintains a nil balance for a consecutive period exceeding 6 months. No customer inducted transactions are recorded in the account for a continuous period of 2 years. The account holder fails to comply with the bank's periodic KYC review requirements. The bank initiates closure proceedings due to dormant status and unsuccessful communication attempts। So कब एक अकाउंट को जो है इनऑपरेटिव बोला जाएगा? What should be the right answer here? The right answer will be option number B। तो जब आप लोग एक अकाउंट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली 2 साल तक किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड देन एज अ इनऑपरेटिव अकाउंट गाइस। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा रहा है लास्ट कुछ साइकिल्स के अंदर भी। नेक्स्ट इज as per the simplified KYC guidelines, what is the maximum total period for which a small account can be maintained for a customer who lacks officially valid document। तो स्मॉल अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऐसे कस्टमर जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं उनका स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाता है। अब कितने टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना रहता है? 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 मंथ। तो इनिशियली तो 12 महीने के लिए ये स्मॉल अकाउंट जो ओपन अप किया जाता है अभी, और इसको और 12 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है इसके टेन्योर को, अगर जो इंडिविजुअल है वो ये प्रूफ सबमिट कर दे कि उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई जो है वो कर रखा है गाइस। सो जो टोटल पीरियड रहता है दैट इज 24 मंथ्स भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक के रोल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्व्स इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस। इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड अंडरराइटिंग एंड मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्राइमरली सर्व इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स फॉर द सेविंग्स अकाउंट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या फिर 1, 2 and 3 गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर भी? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा जो टारगेट क्लाइंट्स रहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, दोज आर गवर्नमेंट एंटिटीज एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज गाइस। अब इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा अंडर राइटिंग और मर्जर एंड एक्विजिशन की एडवाइजरी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इट प्राइमरली सर्व्स इंडिविजुअल रिटेल, नहीं भी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को सेविंग अकाउंट के लिए सर्व नहीं करते इन्वेस्टमेंट बैंक प्राइमरली। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अलग अलग तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखने के लिए मिलती है। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है दैट इज रिगार्डिंग पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो योर स्टेटमेंट्स आर it seeks to mimic index performance by investing in the same securities with similar weights. Portfolio managers actively buy and sell the securities to beat the market. It typically results in returns closely tracking the market with lower transaction cost. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only या फिर 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो मार्केट इंडेक्सेस के बराबर जो है वो परफॉर्म करवाता है पोर्टफोलियो से भी, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन सेम सिक्योरिटीज विद सिमिलर वेट्स। जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एक्टिवली बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को, ठीक है, टू बीट द मार्केट। यहाँ पे गाइज वो बीट नहीं करेगा भी, मार्केट को बीट करने के लिए यहाँ पे जो है वो
जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एक्टिवली बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को, ठीक है, टू बीट द मार्केट। मार्केट को बीट नहीं किया जाता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे जो मार्केट इंडिसेस के बराबर जो है रिटर्न लाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी यहाँ पे भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इट टिपिकली रिजल्ट्स इन रिटर्न क्लोजली ट्रैकिंग द मार्केट विद लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा अभी, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर। वन सेकेंड, जस्ट लेट मी रिकरेक्ट इट फॉर यू गाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हेयर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन, क्योंकि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वो बीट करने की कोशिश करता है भी मार्केट को। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर वो मार्केट इंडिसेस के बराबर ही परफॉर्मेंस चाहता है पोर्टफोलियो से गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इंटरेस्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ ईयर। तो अलग अलग तरह की कंपाउंडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब कहाँ पे जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर, कौन सी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार कैलकुलेट किया जाता है। एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर मंथली गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मंथली। मंथली कंपाउंडिंग के अंदर हर महीने जो है वो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप लोगों का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो बढ़ता चला जाता है गाइस, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग भी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन्यूटीज। एन्यूटीज के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एन्यूटीज आर अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। द टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटीज। Annuity due payments are made at the end of each period. So which of the above statements is or are correct here? Your options are 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 only भी। अब देखिए एन्यूटीज क्या हैं? दीज आर दी सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद की जाती हैं, ठीक है। जैसे लोन की किस्त आप लोग देते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, दीज आर दी रेगुलर पेमेंट्स, फिक्स्ड पेमेंट्स विच आर मेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू। नहीं भी, टाइमिंग अफेक्ट करती है ना। अगर आप लोग देखिए, जैसे मान लो मार्च मंथ की जो पेमेंट है, अगर वो मार्च के स्टार्टिंग में करते हैं आप लोग, तो मार्च मंथ के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आप लोग जो मार्च मंथ की जो पेमेंट है वो मार्च के एंड में कैलकुलेट, मतलब एंड के अंदर जो पेमेंट करते हैं, तो फिर वहाँ पे मार्च मंथ का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जो टाइमिंग है पेमेंट की वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को इम्पैक्ट करती है। एन्युटी ड्यू पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अब देखिए दो तरह की एन्युटीज देखने के लिए मिलती हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में जो पेमेंट है दैट इज डन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जैसे महीने के एंड में पेमेंट कर दी, क्वार्टर के एंड में पेमेंट कर दी, ठीक है, साल के एंड में पेमेंट कर दी। जबकि एन्युटी ड्यू के केस में पेमेंट जो की जाती है दैट इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया ओपन्स अ सेविंग बैंक अकाउंट। She expects to access her account online, withdraw cash from the ATM 24/7 and receive SMS update after each transaction. The bank ensures all these features are available in the product she selects. The features are based on what customer usually expect, not necessarily as an additional perk. The features included in the Priya's account are best described as पार्ट ऑफ विच प्रोडक्ट लेवल। तो कौन से चार तरह के प्रोडक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो कि थियोडोर लेविट जी के द्वारा दिए गए थे, उनमें से कौन से प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? जेनरिक प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट या फिर expected product guys? What should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is expected product. अब देखिए भी जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, जेनरिक प्रोडक्ट विल बी वेरी जनरल इन नेचर, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंकिंग के अंदर हो जाएंगे, दीज विल बी द पार्ट ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जब एक कस्टमर को उसका बैलेंस ट्रैक करने के लिए जो है वो पासबुक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, उसको एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एटीएम के थ्रू अपना फंड विड्रॉ कर पाए, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन रहा है अभी। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब देखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स हम लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा फीचर उन प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एनी ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। तो आज की डेट में आप लोग जो किसी भी ब्रांच के थ्रू जो बैंकिंग कर पा रहे हैं तो इट इज़ एन
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट गाइस। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल प्रोडक्ट के अंदर भी हम लोग ये देख पाते हैं कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को, बट इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टुमारो बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है साथ ही साथ भी। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में आप लोग कैशलेस विड्रॉल, कैशलेस जो है वो मतलब आप लोग जो एटीएम्स के थ्रू बिना कार्ड का यूज किए भी अमाउंट विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड चारों ये जो प्रोडक्ट लाइंस हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप दीज आर क्लियर नाउ। After that, next question is, if a borrower has a total credit exposure of less than 5 crore in a banking system, which of the following is true? Your options are: the borrower cannot open a current account under any circumstances, the borrower may open current account freely but must inform the bank once exposure reaches 5 crore or more, only CC or OD accounts are allowed, no current accounts, ओनली द लीड बैंक कैन ओपन अ करंट अकाउंट। सो अब यहाँ पे करंट अकाउंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए गाइज, जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो अगर एक इंडिविजुअल है जिस इंडिविजुअल का जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से कम है बैंकिंग सिस्टम से, मतलब उसने 5 करोड़ से कम अमाउंट का लोन ले रखा है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में उसका करंट अकाउंट ओपन तो कर दिया जाएगा, बट उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई जैसे ही अमाउंट ऑफ एक्सपोजर 5 करोड़ से एक्सीड करेगा वो बैंक को इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म कर देगा। और अगर ये एक्सपोजर ऑलरेडी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में सिर्फ वही बैंक जो है इस कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन अप कर पाएगा जिस बैंक ने जो है वो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल एक्सपोजर जो है वो दे रखा होगा किसको, उस इंडिविजुअल कस्टमर को गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने भी। नेक्स्ट इज Mrs. D'Souza, who is 81 years old, with an annual interest income of 4.8 lakh from the fixed deposits, she approaches the bank to avoid TDS on her interest income. TDS क्या है? Tax deducted at source. Is she eligible to submit form 15H guys? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? नो, शी इज ओवर एज फॉर 15H। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? यस, बिकॉज सुपर सीनियर सिटीजन कैन एग्जेम्प्ट अप टू ₹5 लाख। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? यस, बट ओनली इफ द इनकम इज अंडर 2.5 लाख। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? नो, ओनली सैलरीड इंडिविजुअल कैन सबमिट द फॉर्म। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो यस, मिसिस डिसूजा जो है वो फॉर्म 15H का यूज कर सकती हैं और इनको 5 लाख तक की जो एग्जम्पशन है वो दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को भी। अब देखिए फॉर्म 15H और फॉर्म 15G इनका यूज किया जाता है फॉर क्लेमिंग द TDS विच इज बीइंग डिडक्टेड, अगर ये इनकम टैक्स स्लैब में फॉल नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब फॉर्म 15G का जो है वो यूज किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 साल से कम देखने के लिए मिलती है, और फॉर्म 15H का यूज किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस, ठीक है। Next is, which of the following statements about PMS, that is portfolio management services, are correct? Your statements are: PMS requires a minimum investment of ₹50 lakh as mandated by SEBI. PMS is easily accessible to all income groups due to low capital requirements. Asset management fee under the PMS typically range from 2% to 2.5% of the investment amount. PMS providers may charge a share of profits above a hurdle rate in addition to the management fee. Your options are 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या फिर all of the above guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 3 and 4 only. अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो रखी गई है 50 लाख रुपए की भी, तो 50 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप लोग PMS के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इट इज़ इजीली एसेसिबल टू ऑल इनकम ग्रुप्स। ये दोनों स्टेटमेंट खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सभी इनकम ग्रुप्स के लिए कैसे ये जो एसेसिबल हो जाएगी जब बोल रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा की ही इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख है, तो सभी इनकम ग्रुप्स के लिए तो एसेसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाती है। एसेट मैनेजमेंट फ़ी जो है वो रहती है PMS के अंदर, जो कि वेरी करती है 2 से 2.5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 2 से 2.5% जो मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट फ़ी रहती है। इसके अलावा यहाँ पे जो PMS प्रोवाइडर्स हैं वो चार्ज कर सकते हैं प्रॉफिट, मतलब शेयर जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका शेयर होता है
अगर जो प्रॉफिट है वो क्रॉस कर जाता है एक हर्डल रेट को, हर्डल रेट मतलब एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को अगर बीट कर जाता है प्रॉफिट, उसके बाद ही प्रॉफिट को जो शेयर किया जाएगा, एंड इट विल बी इन एडिशन टू द मैनेजमेंट फी गाइस। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो, उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए गाइज, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग भी। नेक्स्ट इज द रिवर्स मॉर्गेज लोन वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच डेमोग्राफिक ग्रुप इन इंडिया। सो यंग एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सीनियर सिटीजन या फिर पर्सन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फार्मर्स इन रूरल एरिया। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो देखिए सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए ये रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम को जो था वो लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम के थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये लोन ले पाते हैं अगेंस्ट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और जब भी ये लोन लेंगे तो इनको इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे दिया जाएगा, बट दे डू नॉट नीड टू गिव द पोजेशन ऑफ ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गाइस। सो दिस इज रिवर्स मॉर्गेज लोन, और इनको कोई भी रीपेमेंट वगैरह भी नहीं करनी रहती है इस रिवर्स मॉर्गेज लोन की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दिस पीरियड। द रीपेमेंट इज टू बी डन ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द बोरोवर, या फिर जब वो उस घर को परमानेंटली जो है वो वेकेट कर देते हैं गाइस। सो दिस इज रिवर्स मॉर्गेज लोन भी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। सो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन टू एमएसएमईज, फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्टर्स, एनेबलिंग एमएसएमईज टू प्रॉम्प्टली एनकेश रिसीवेबल्स एंड रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क, सपोर्टिंग द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज भी। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ट्रेड्स होता क्या है, ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम इसको हम लोग बोल देते हैं, इसके ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इसको बोल देते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको इजी वे के अंदर जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट देयर रिसीवेबल्स गाइस, ठीक है। एक्चुअल में जो फैक्टरिंग सर्विस होती है उसको पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर एमएसएमईज को एड करने के लिए इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को जो था वो लॉन्च किया गया था गाइस, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम भी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। तो ये हम लोगों ने पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया, जहां पे हम लोगों ने रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया ऑफ आर 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो है वो गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग इस JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपर क्रैश कोर्स के बारे में फॉर द RBWM कंपोनेंट भी। अब देखिए ये जो सुपर क्रैश कोर्स है, इस सुपर क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को जस्ट 6 लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे फॉर ऑल दी कंपोनेंट और फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स ऑफ RBWM। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग जस्ट लाइव क्लासेस के थ्रू अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो है वो RBWM कंपोनेंट के जो 5 मॉड्यूल्स हैं उन 5 मॉड्यूल्स को 5 वीडियोस के थ्रू सिंपली कवर अप करना है, तो आप लोग जो बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस के अलावा आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025 गाइस। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है अपनी, तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जहाँ पे May 2023 से November 2025
5 तक के सॉल्व्ड PYQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों की हर एक चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।